बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम BSN 4th सेमेस्टर की सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 पढ़ रहे हैं। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 में हमने यूनिट 4 कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स स्टार्ट किया हुआ है। इनमें से हमने डिजीज़ नंबर 1 कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हमने डिजीज़ नंबर 2 स्टार्ट किया था हार्ट फेलियर का भी पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसी डिज़ीज़ नंबर 2 हार्ट फेलियर के पार्ट 2 पे है। पार्ट 2 इसका लास्ट पार्ट है, इसके साथ ये डिज़ीज़ कवर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय मुश्तफ़ा अज़हर में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो लेक्चर में हमने इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ ली थी हार्ट फेलियर की, जिसमें हमने डिटेल से हार्ट फेलियर को डिस्कस किया हुआ था। आज हम साइंस सिम्टम्स देखेंगे कि जिन लोगों को हार्ट फेलियर हो जाती है तो उन लोगों के साइंस सिम्टम्स क्या होते हैं। बोथ राइट एंड लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर मे cause just discomfort, shortness of breath, paroxysmal nocturnal dyspnea, bloating, edema in extremities, जुगुलर वेन डिस्टेंशन एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट। तो क्या होता है, जिन लोगों को हार्ट फेलियर होती है, चाहे वो राइट साइड हार्ट फेलियर हो या फिर लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर हो, इनके चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होगी। जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम चेस्ट में है तो फिर उसमें डिस्कम्फर्ट आ जाती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इसलिए होती है क्योंकि जब हार्ट की कंट्रक्शन की एबिलिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है सिस्टोलिक फेलियर के दौरान, तो क्या होता है, जो हार्ट है उसके अंदर ब्लड रह जाता है, वो सही तरीके से हार्ट के वेंट्रिकल्स वो इम्प्टी नहीं हो पाते। जब इम्प्टी नहीं हो पाते, यहाँ पे ब्लड की कम्युलेशन होती है तो वो बैक फ्लो करती है लंग्स में। तो इस बैक फ्लो के वजह से जब वो लंग्स में चली जाती है तो लंग्स में एडिमा होता है। लंग्स में एडिमा होने की वजह से वहाँ पे एल्वियोलाई के थ्रू जो गैसेस की एक्सचेंज होती है वो सही तरीके से नहीं हो सकती, तो इस वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। paroxysmal nocturnal dyspnea, ये भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है जो कि ड्यूरिंग स्लीप होती है। एक बंदा सोया हुआ है और इस दौरान वो सडनली वो उठ जाता है, उसको सडनली डिस्पनिया होती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है और उस तकलीफ़ की वजह से वो स्लीप से सडनली उठ जाता है, तो इसको हम कहते हैं paroxysmal nocturnal dyspnea। तो इसकी भी यही वजह है कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड होती है, लंग्स को पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, जिसकी वजह से ये रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स बनते हैं। फिर लिखा है ब्लॉटिंग होती है। जाहिर सी बात है, एडिमा हो रही है तो एब्डोमेन में ब्लॉटिंग होती है। एक्सट्रीमिटीज़ में एडिमा होती है। एक्सट्रीमिटीज़ में एडिमा इसलिए होती है क्योंकि जो वेनस रिटर्न हो रही है बॉडी को, वो भी सही तरीके से नहीं हो रही है। नहीं होती है क्योंकि हार्ट के अंदर खुद ब्लड जमा हुआ है, तो वो बाहर से जो वेन्स है, जो वेनस ब्लड है, उसको भी हार्ट वो नहीं ले सकती क्योंकि हार्ट में ख़ुद ऑलरेडी ब्लड वो फुल हुआ है। तो इसीलिए ब्लड जो है वो वेना केवास के थ्रू बैक फ्लो करती है पेरिफेरी की तरफ, और पेरिफेरी में भी एडिमा हो जाती है। इसलिए कह रहा है कि एडिमा इन एक्सट्रीमिटीज़, ख़ास करके सबसे पहले लेग्स में, पाँव में स्टार्ट हो जाती है एडिमा। जुगुलर वेनस डिस्टंक्शन, और जो जुगुलर वेन होती है उसकी डिस्टेंशन होती है। डिस्टेंशन इसलिए होती है क्योंकि जो वेना केवाज है राइट साइड ऑफ द हार्ट को, जो लार्जेस्ट वेन जो होते हैं वो सप्लाई करते हैं वेना केवा, तो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। तो क्या होता है, जब हार्ट के अंदर फ्लूइड की एकमुलेशन हो जाती है तो यहाँ पे जो राइट साइड ऑफ द हार्ट में जो ब्लड थी वो दोबारा वापस चला जाता है इस वेना केवा में। तो जब वो इस वेना केवा में वापस चला जाता है तो ये वेना केवा से आगे तो ये सारे वेन है, और जुगुलर वेन सबसे बड़ा वेन है तो इसमें भी चला जाता है। इसीलिए इसकी डिस्टेंशन होती है, जिससे हम समझ जाते हैं कि शायद हार्ट फेलियर है जिसकी वजह से इसकी डिस्टेंशन हुई है। एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट, और क्या होता है, यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज होता है।
अब देखिए यूरिन आउटपुट डिक्रीज़ क्यों होता है। तो जब हार्ट अनेबल होता है कि वो ब्लड को पंप कर सके फोर्सफुली, यानी जितनी नॉर्मली जिस तरीके से फोर्सफुली हार्ट ब्लड को पंप करती है, हार्ट फेल्यूर के दौरान इस तरीके से फोर्सफुली ब्लड को पंप नहीं कर पाती, तो फिर जो अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट होती है हार्ट से तो वो कम होती है, वो डिक्रीज़ होती है। तो इस रिड्यूस अमाउंट ऑफ ब्लड की वजह से क्या होता है, किडनीज़ को भी ब्लड कम जाती है, क्योंकि हार्ट से ही ब्लड कम निकल रही है तो किडनीज़ को भी कम ब्लड जाती है। तो ये किडनीज़ को जो ब्लड कम जाती है, यही वजह है कि यहाँ पे यूरिन और वेस्ट की आउटपुट जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ब्लड है नहीं तो किडनीज़ किस चीज़ को फिल्टर करके उससे यूरिन बनाएगा, तो इसीलिए यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज़ हो जाती है। Left-sided heart failure also may produce anxiety or dyspnea on exertion and at night। अब जो लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर है उसका बता रहा है कि इसकी वजह से एंजाइटी हो सकती है। तो एंजाइटी तो जाहिर सी बात है, दोनों, अगर राइट साइड वाला भी हो लेफ़्ट साइड वाला भी हो, जो भी हो हार्ट फेलियर हो तो एंजाइटी ये इसके साथ कॉमन है। और टिप्निया मीन्स कि ये जो बंदा जो है वो जगह जब छोड़ता है तो फिर उसको वो मसला आता है। इसके अलावा लिखा है कि डिसिप्निया मीन्स कि तकलीफ़ होती है, उसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। ऑन एक्सर्शन एट नाइट, और डिसिप्निया कब उसको होती है, अगर नाइट के दौरान वो कोई एक्सर्शन करे, कोई काम करे, उठ जाए, नींद से उठ जाए, तो उस टाइम भी उसको तकलीफ़ होती है। तो ये ज़्यादातर लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर के साथ होती है। इसके अलावा लिखा है चेन स्टोक्स रिस्पायरेशन, इसको चेन स्टोक रिस्पायरेशन होती है। अब ये चेन स्टोक रिस्पायरेशन क्या चीज़ है, ये एक रिस्पायरेशन की, ब्रीथिंग की एक पैटर्न है, जिसमें क्या होता है, जब भी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इनस्टेबल हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से अपनी जो स्टेबिलिटी है वो खो देती है। क्यों खो देती है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट सही से नहीं हो रही है, डिफेक्टिव कार्डियक आउटपुट हो रही है। तो इस वजह से क्या होता है, ब्लड की जो स्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, ब्लड इनस्टेबल हो जाता है, सही तरीके से ब्लड नहीं आ पाता बॉडी पार्ट्स को। तो फिर जो रिस्पायरेटरी सेंटर है ब्रेन में, उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होती है। तो ब्रेन में जब रिस्पायरेटरी सेंटर में डिस्टर्बेंस पैदा होती है तो इसकी वजह से एक जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाती है, और चेंज इस तरह हो जाती है कि एकदम से सांस बंद हो जाती है, एपनिया हो गया। फिर जो है वो इंक्रीज़ ग्रेजुअली, वो ब्रीथिंग इंक्रीज़ और फिर ग्रेजुअल डिक्रीज़ और बिल्कुल बंद, एपनिया, और फिर एकदम से इंक्रीज़ ब्रीथिंग और फिर ग्रेजुअली डिक्रीज़ और फिर एपनिया। इस तरीके की जो ब्रीथिंग होती है उस ब्रीथिंग को कहते हैं चेन स्टोक्स रिस्पायरेशन। और इसको चेन स्टोक रिस्पायरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम 2 फिजिशियंस थे, जोहान चेन और विलियम स्टोक। तो इन दोनों ने इसको फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था 19th सेंचुरी में, इसीलिए इसको कहते हैं चेन स्टोक रिस्पायरेशन। कफ विद फ्रूटी स्पूटम, और कफ होती है और कफ के साथ साथ जो झाग वाली वो फोमी जो स्पूटम है वो आती है, इसको कहते हैं फ्रूटी स्पूटम, वो फोमी लाइक स्पूटम होती है। डायफोरेसिस होती है, बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, और पसीनों का मैंने आप लोगों को बताया था कि ये ऐसी स्वीटिंग होती है कि वो ठंडी स्वीटिंग होती है, जिसे हम कहते हैं कि मतलब ये जो स्वीटिंग आती है ना, ये इसके टेम्परेचर नहीं होता, जब हम छूते हैं तो बिल्कुल वो जो जगह होती है वो ठंडी होती है और उससे पसीने निकल रहे होते हैं। ये इसलिए होती है क्योंकि बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश करती है इस जो ख़राबी आई है इसके साथ, उस कंपनसेशन के दौरान बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा काम करती है, तो ये ऐसे स्वेटिंग निकल आते हैं जो कि गर्म नहीं होते क्योंकि एबनॉर्मेलिटी है। क्रेकल्स, रोंकाई, अब जब हम स्टेथोस्कोप के थ्रू सुनेंगे, लंग्स पे सुनेंगे, तो फिर लंग्स पे हमें क्रेकल साउंड सुनाई दे सकते हैं, हमें रोंकाई साउंड सुनाई दे सकते हैं। क्रेकल साउंड और रोंकाई साउंड में आप किस तरीके से फ़र्क कर सकेंगे, तो जो क्रेकल साउंड होती है वो कंटिन्यूस साउंड होती है, जिनको हम काउंट भी कर सकते हैं, जिस तरीके से हम हार्ट रेट को काउंट करते हैं ना, इसी तरीके से जो क्रेकल साउंड है उनको हम काउंट कर सकते हैं। ये नॉट कंटिन्यूस साउंड होती है, मतलब ये नॉट कंटिन्यूस का मतलब ये है कि एक बार साउंड स्टार्ट हुआ, जिस तरीके से हार्ट रेट है, हार्ट की हार्ट बीट जो है, इसको हम कहते हैं नॉन कंटिन्यूस साउंड। ये एकदम स्टार्ट हुई, लूप, फिर बंद हुई, डूब, फिर लूप,
डुप इस तरह जो साउंड होती है ना, इसको हम कहते हैं नॉन कंटिन्यूस साउंड। तो ये जो क्रैकल्स होती है ये नॉन कंटिन्यूस साउंड होती है। और जो रोंकाई साउंड होती है वो बिल्कुल वीजिंग लाइक कंटिन्यूस साउंड होती है, जैसे वो कर रहा है इस तरीके से, इस तरह वो रोंकाई साउंड बिल्कुल वीजिंग जैसी कंटिन्यूस साउंड होती है। तो इसके थ्रू हम इसमें वो फ़र्क कर सकते हैं कि क्रैकल साउंड नॉट कंटिन्यूस साउंड होती है, यानी ये बंद हो के फिर स्टार्ट फिर बंद, फिर जिस तरह हार्ट बीट होती है। और रोंकाई बिल्कुल वीजिंग लाइक वो एक कंटिन्यूस साउंड होती है। तो ये दोनों साउंड हमें सुनाई दे सकते हैं। साइनोसिस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़, क्योंकि परफ्यूजन की कमी है तो इस वजह से साइनोसिस हो जाती है। जो स्किन है वो बिल्कुल ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है पेरिफ्रीज में, एक्सट्रीमिटीज़ में। इसके अलावा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इसलिए होती है क्योंकि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जब हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर एकमुलेट होती है, जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। हाइपोक्सिया होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है क्योंकि ब्लड फिल्टर सही तरीके से नहीं हो पा रहा, ऑक्सीजनेशन उसकी कंप्रोमाइज़ है। इंक्रीज पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर डिटरमाइंड विद ए पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर। पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ आती है, जिसे हम जो पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर होती है उसके थ्रू हम वो उसका पता लगा लेते हैं, उसको हम मेयर कर लेते हैं। मेंटल कन्फ्यूजन, बंदा मेंटली कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। माइंड ब्रेन को भी सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हाइपोक्सिया है। तो ब्रेन को जब ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं मिलती है तो मेंटल कन्फ्यूजन में चला जाता है बंदा। एबनॉर्मल हार्ट साउंड आती है, S3 और S4 साउंड। अब S3 और S4 साउंड कौन सी साउंड है? तो हार्ट में नॉर्मल सिर्फ 2 साउंड होती है, लूप और डुप। जो लूप है वो फर्स्ट हार्ट साउंड है और जो डुप है वो सेकेंड हार्ट साउंड है, यानी S1 और S2, बस ये नॉर्मल है ये दोनों। और इसके अलावा जो जितने भी साउंड्स हैं फिर वो S3 और S4 और S5 S6 S7 में काउंट होते जाएंगे, यानी ये एबनॉर्मल साउंड होती है। जो S3 साउंड है बस ये एबनॉर्मल है, इसके बाद जितने भी साउंड्स होंगे वो एबनॉर्मल होंगे। तो ऐसे मर साउंड्स जो है वो हार्ट से सुनाई देते हैं। फेटीग होती है, लिथर्जी होती है। जाहिर सी बात है कि सही तरीके से ब्लड की पंपिंग नहीं हो रही तो लिथर्जी और फेटीग तो होनी ही है। माइट्रल इंसफिशेंसी, मर्मर। अब माइट्रल इंसफिशेंसी है, जो माइट्रल वाल्व है, जो जिसे हम बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं, इस वाल्व की इंसफिशेंसी है, ये सही तरीके से अब क्लोज नहीं हो पा रही है क्योंकि हार्ट में पूरा मसला आया हुआ है, उसका फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। तो मे बी माइट्रल वाल्व की इंसफिशेंसी हो सकती है। तो जब इसकी इंसफिशेंसी होती है तो उस टाइम जब हम स्टेथोस्कोप के थ्रू हार्ट साउंड सुनेंगे तो मर्मर साउंड हमें सुनाई देगी। ओलिग्यूरिया, मैंने आप लोगों को बताया कि यूरिन की कमी हो सकती है क्योंकि ब्लड की जो इजेक्शन है, जो आउटपुट है वो सही तरीके से नहीं हो रही है, किडनीज में ब्लड कम जा रही है। एडिमा होती है, वही बात है। एनोक्सिया होती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। और नोजिया होती है साथ में। तो नोजिया इसीलिए होती है क्योंकि मेंटल कन्फ्यूजन पैदा होती है, तो इसके साथ मेंटल कन्फ्यूजन जब भी होती है तो नोजिया इसके साथ कॉमन है। राइट साइडेड हार्ट फेलियर आल्सो में प्रोड्यूस हेपेटोमेगेली, एनोरेक्सिया। अब क्या होता है, जो राइट साइड हार्ट फेलियर है इसके साथ हेपेटोमेगेली होती है, जो लीवर होता है उसकी साइज़ बढ़ जाती है। और हेपेटोमेगेली के अलावा लिखा है कि एनोरेक्सिया होती है, भूख नहीं लगती है, नोजिया होती है, स्प्लीनोमेगेली होती है, स्प्लीन भी बड़ा हो जाता है। ये सब इसलिए होते हैं स्टूडेंट्स कि ये ब्लड की जो बॉडी के ऑर्गन्स है ना, इसमें कंजेशन हो जाती है। लीवर के अंदर ब्लड की कंजेशन हो जाती है जिससे हेपेटोमेगेली होती है, स्प्लीन के अंदर कंजेशन जिससे स्प्लीनोमेगेली होती है, यानी ब्लड की एकमुलेशंस की वजह से ये सब कुछ होता है। डिपेंडेंट एडिमा। अब डिपेंडेंट एडिमा उसे कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब एक पेशेंट को हम बिठा दें किसी चेयर के ऊपर और जब बैठने के बाद उसके जो डिपेंडेंट एरियाज है, फॉर एग्ज़ाम्पल बटक है, ये जो कल्फ मसल है लेग्स के, तो इनमें एडिमा स्टार्ट हो जाती है। उन्हें देख के ही हम समझ जाते हैं कि इसमें एडिमा स्टार्ट हुई जब वो जगह डिपेंडेंट हो जाती है ना, जब वो बैठ जाते हैं किसी चीज़ पे, तो इस वजह से तो इसको कहते हैं डिपेंडेंट एडिमा। हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स कॉमन है राइट साइड हार्ट फेलियर के साथ। हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स किसे कहते हैं? जब भी हम पेशेंट के जो राइट अपर क्वाड्रेंट है, एब्डोमेन का राइट अपर क्वाड्रेंट, जिस जगह पे लीवर होती है उस जगह पे जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है कि राइट साइड ऑफ द हार्ट से इंफीरियर वेना केवा में जो वेनस रिटर्न है वो इंक्रीज़ हो जाती है।
तो हार्ट, जब राइट साइडेड हार्ट फेलियर है तो इसमें राइट साइड ऑफ द हार्ट इस चीज़ को वो इन्फीरियर वेना केवा में जो ब्लड की जो रिटर्न है वो और अब इंक्रीज़ होगी। क्यों इंक्रीज़ होगी? क्योंकि राइट साइड ऑफ द हार्ट ख़ुद कंप्रोमाइज़ है। वो जब हम इस एरिया पे जो लीवर का साइट है राइट अपर क्वाड्रेंट, इस पे जब हम प्रेस करते हैं तो वेना इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू जो ब्लड हार्ट में चली जाती है तो हार्ट उसको एकोमोडेट नहीं कर पाती, क्योंकि हार्ट में ख़ुद ब्लड जमा है तो उसको एकोमोडेट नहीं कर पाती और उसकी बैक फ्लो कर देती है। जब इसकी बैक फ्लो कर देती है तो इस बैक फ्लो की वजह से, बैक फ्लो जब होती है तो सबसे लार्जेस्ट वेन जुगुलर वेन है, तो ये ब्लड जल्दी से इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू और जुगुलर वेन में चली जाती है। तो इसीलिए जुगुलर वेन की डिस्टिंक्शन होती है, और डिस्टिंक्शन कुछ इस तरह होती है कि 3 सेंटीमीटर्स से वो 3 सेंटीमीटर से भी बड़ा हो जाता है। जो जुगुलर वेन है वो 3 सेंटीमीटर से भी बड़ा हो जाता है या 3 सेंटीमीटर के बराबर हो जाता है, और 15 मिनट तक वो ऐसा ही रहता है, इस तरह बड़ा वो डिस्टेंट ही रहता है। तो इसको कहते हैं हेपेटो जुगुलर रिफ्लेक्स, कि हम लीवर के ऊपर राइट अपर क्वाड्रेंट में जब प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ब्लड जो है, वेनस ब्लड जो है वो इन्फीरियर के वेना केवा में जल्दी से चली जाती है, और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू इस प्रेशर की वजह से वो एकदम से हार्ट में चली जाती है। तो अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, वो ब्लड वेना केवा के थ्रू हार्ट के अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, हार्ट के अंदर खुद ऑलरेडी वो ब्लड से भरा हुआ है, तो वो उसको एकमोडेट नहीं कर पाएगा उस प्रेशर की वजह से आने वाले ब्लड को, उसको वापस करेगा तो वापस होके वो जुगुलर वेन में चला जाएगा, और जुगुलर वेन 3 सेंटीमीटर तक बड़ा हो जाएगा, और 15 मिनट तक अगर ऐसा ही रहा तो हम कहते हैं हेपेटो जुगुलर रिफ्लेक्स पॉजिटिव है, और ये निशानी है हार्ट फेलियर की। बाउंडिंग पेरिफेरल पल्सेस, ओलिग्यूरिया। अब पेरिफेरल पल्सेस अगर हम चेक करेंगे तो बाउंडिंग पल्स होंगे। बाउंडिंग पल्स मींस के पल्सेस की जो उसकी पल्स रेट जो है वो इंक्रीज़ आएगी, बाउंडिंग पल्स होगी, जल्दी जल्दी से वो रैपिड पल्स होंगे। ओलिग्यूरिया वही बात है। एरिथमियाज होगी, जाहिर सी बात है कि हार्ट में मसला है तो एरिथमियाज तो होनी ही है। इंक्रीज राइट एंड लेफ्ट साइड हार्ट प्रेशर, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों में प्रेशर इंक्रीज होगी। डिटरमाइन विद पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर, जिसको हम किस तरीके से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कैथेटर पास करके उस कैथेटर से मालूम कर लेते हैं। काउस्माउल रिस्पायरेशंस होंगी। काउस्माउल रिस्पायरेशन किस रिस्पायरेशन को कहते हैं? जो फास्ट डीप ब्रीथिंग होती है, इसको हम कहते हैं काउस्माउल रिस्पायरेशन। तो ये क्यों होती है? अब तो यहाँ पे ये जो वेनस रिटर्न होती है राइट वेंट्रिकल्स में, ये अब कंट्राइंडिकेटेड होती है ना, नहीं आ रही होती है सही तरीके से ब्लड। तो इसकी वजह से क्या होता है, पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज़ होती है। क्योंकि पल्मोनरी प्रेशर इसलिए इंक्रीज़ होती है कि राइट वेंट्रिकल ऑलरेडी भरा हुआ है, भरा हुआ जब होता है तो बाहर से जो वेनस ब्लड आती है वो भी अंदर नहीं जा सकती, और अंदर से वेंट्रिकल खुद को जो रिलीव करती है प्रेशर को कि पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ पे जो ब्लड है उसको लंग्स में भेज के खुद के प्रेशर को रिलीव करती है। तो अब अपने प्रेशर को रिलीव नहीं कर पाएगा। प्रेशर को जब रिलीव नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे कंजेशन है, तो हार्ट में भी वो कंजेशन पैदा होती है लेफ़्ट साइड से, फिर ब्लड वहाँ पे बैक फ्लो हो जाती है। जब बैक फ्लो हो जाती है तो जो लंग्स है उसमें पल्मोनरी एडीमा और उसमें अल्विलाई में जो गैस एक्सचेंज है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। जब डिस्टर्बेंस आ जाती है तो ब्रीथिंग में फिर एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है, जिसमें से एक काउस्माउल ब्रीथिंग है, जिसमें बंदा फास्टली और डीप ब्रीथिंग करता है। इसको हम कहते हैं काउस्माउल ब्रीथिंग। तो ये कंपनसेशन है बॉडी की, बॉडी कंपनसेशन करने की कोशिश करती है तो इस किस्म की ब्रीथिंग आती है। और वो एक डॉक्टर था थॉमस काउस्माउल, तो उन्होंने इसको फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था, तो इस वजह से काउस्माउल ब्रीथिंग कहा जाता है। एबनॉर्मल हार्ट साउंड भी आती है, S3 और S4 साउंड। फैटीग लिथर्जी कॉमन है, एब्डोमिनल पेन होती है और वेट लॉस होती है। तो यहाँ पे जो वेट गेन होती है। एब्डोमिनल पेन है, ये फ्लूइड की बिल्डअप की वजह से, गट में लीवर में फ्लूइड की बिल्डअप होती है, उसकी वजह से एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल पेन होती है। और वेट गेन भी इसी फ्लूइड की रिटेंशन की वजह से होती है। जितना फ्लूइड की रिटेंशन होगी उतना वेट गेन होगा।
अच्छा स्टूडेंट्स, अब देख ले डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में क्या है हार्ट फेलियर के, तो लिखा है डायग्नोस्टिक टेस्ट में इंक्लूड ईसीजी, चेस्ट एक्सरे। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम ईसीजी कर सकते हैं हार्ट फेलियर को मालूम करने के लिए, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं यानी इको कर सकते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर इंजर्शन। अब यहाँ पे ईसीजी का मैंने आप लोगों को डिटेल से पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है, एक्सरे का चेस्ट वो भी बताया है, इको का भी बताया है। अब पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर इंजर्शन का मैंने नहीं बताया था, तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन है ये पिछले वीडियो लेक्चर में उसमें नहीं था, डायग्नोसिस में ये बाकी के थे। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन है इसमें क्या करते हैं, एक कैथेटर होती है, उस कैथेटर में एक इन्फ्लेटेबल बैलून भी लगा हुआ होता है उस कैथेटर के टिप में। तो उसको जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है वो किसी भी लार्ज वेन के थ्रू इंसर्ट कर लेता है, और लार्ज वेन के थ्रू इंसर्ट करने के बाद उसे राइट एट्रियम तक पहुंचाया जाता है। राइट एट्रियम तक पहुंचाने के बाद उस जो भी अपर चैम्बर है उसमें फिर वो जो बैलून है यानी राइट एट्रियम में पहुंचाने के बाद, अब ये एक राइट एट्रियम एक अपर चैम्बर है हार्ट का, तो इस अपर चैम्बर में क्या किया जाता है, उस बैलून को इन्फ्लेट किया जाता है, और इन्फ्लेट करके उसे जो स्मॉलर आर्टरीज होती है यहाँ पे, उस स्मॉलर आर्टरीज का भी उसके अंदर भी उसको इंसर्ट किया जाता है वेजल्स के अंदर, उस कैथेटर को। फिर उस वेजल्स के अंदर भी देखा जाता है कि कोई मसला है तो नहीं, कि यहाँ पे कोई ब्लॉकेज तो नहीं आई है जिसकी वजह से हार्ट फेलियर काज हो रही है। तो इस तरह वो जो मसला होता है उस मसले को देखने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए कि किस वजह से हार्ट फेलियर हुआ है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी और कैथेटर इंसर्शन करते हैं। फिर इस तरह भी करते हैं कि उसे जब राइट एट्रियम में पहुंचा देते हैं, तो राइट एट्रियम के थ्रू राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल के थ्रू फिर उसे पल्मोनरी आर्टरीज़ में इंसर्ट किया जाता है, और फिर पल्मोनरी आर्टरीज़ के अंदर उसकी वो देखी जाती है, वो मेजर की जाती है कि पल्मोनरी आर्टरीज़ जो है इसमें प्रेशर कितना है। अगर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो ज़ाहिरी सी बात है, पता चल जाती है कि कोई ना कोई मसला है हार्ट के अंदर, कोई फेलियर आ गया है जिसकी वजह से पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज़ है। तो पल्मोनरी प्रेशर को चेक करने के लिए पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर इंसर्ट किया जाता है। एंड आर्ट्रियल ब्लड गैस स्टडीज़ और एबीजी भी किया जाता है, जो आर्ट्रियल ब्लड गैसेस है उनकी स्टडी भी की जाती है। अब एबीजीज क्यों किया जाता है, तो यहाँ पे रिस्पायरेशन में मसला आती है। जब भी हार्ट फेलियर होती है तो रिस्पायरेशन में मसला, जो सांस है, सांस लेने का निज़ाम है, जो गैसेस के एक्सचेंज है, उसमें मसला आती है, तो इस वजह से हम एबीजीज लेते हैं। लेबॉर्ट्री टेस्ट में इंक्लूड SCBC। लेबॉर्ट्री टेस्ट हम करते हैं, डिफरेंट लेबॉर्ट्री टेस्ट करते हैं, उसमें कंप्लीट ब्लड काउंट हम करते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट हम करते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट क्यों करते हैं स्टूडेंट्स, तो लीवर फंक्शन टेस्ट जब हम करते हैं तो कुछ ऐसे एंजाइम्स है उनकी एलिवेशन आती है क्रोनिक हार्ट फेलियर में। कौन से एंजाइम्स की, ये कोलिस्टेसिस के जो एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स जो कोलिस्टेसिस को इंडिकेट करती है, कोलिस्टेसिस का हमें बताती हैं, उन एंजाइम को हम कोलिस्टेटिक एंजाइम कहते हैं। कोलिस्टेसिस क्या है, कोलिस्टेसिस कोई भी वो कंडीशन जिसकी वजह से जो लीवर से जो बाइल की फ़्लो है वो अगर ब्लॉक हो जाए तो इसको हम कहते हैं कोलिस्टेसिस। तो जब लीवर से बाइल की फ़्लो ब्लॉक हो जाती है तो कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि हमें इसको इंडिकेट करने के लिए कि कोलिस्टेसिस है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं कोलिस्टेटिक एंजाइम। तो ये कोलिस्टेटिक एंजाइम हार्ट फेलियर में भी वो इंक्रीज़ आते हैं। उनमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज है, और न्यूक्लियोसाइडेज है। ये 3 एंजाइम कॉमन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हार्ट फेलियर में क्यों कोलिस्टेसिस होती है, तो स्टूडेंट्स जब भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होती है तो इसकी वजह से लीवर के अंदर भी कंजेशन हो जाती है, लीवर के अंदर भी एडिमा हो जाती है। क्यों, पोर्टल वेन के थ्रू जो वेनस ब्लड है वो रिटर्न हो के लीवर के अंदर आ जाती है, यहाँ पे एडिमा होती है। उस एडिमा की वजह से जो बाइल की जो फ्लो है वो भी स्टॉप हो जाती है, यानी कोलिस्टेसिस हो जाती है। इस कोलिस्टेसिस को इंडिकेट करने के लिए, इस कोलिस्टेसिस को बताने के लिए ब्लड में
में ये जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज और न्यूक्लियोसाइडेज, ये 3 एंजाइम्स है, ये इनहेंस आती है। तो इसको देख के हम समझ जाते हैं कि हार्ट फेलियर है, जिसकी वजह से ये कोलेस्टेटिक एंजाइम की लेवल जो है वो हाई आ रही है। इसके अलावा सीरम क्रियाटिनिन को हम देखते हैं। सीरम क्रियाटिनिन और जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, तो ये दोनों हार्ट फेलियर में इनकी लेवल इंक्रीज़ आती है। तो फिर हम इनको चेक करते हैं। इसके अलावा लिखा है इलेक्ट्रोलाइट लेवल हम देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स को हम स्टडी करते हैं कि वो उनमें कोई चेंजेस आई है या नहीं। ग्लूकोज लेवल हम देखते हैं। एल्ब्यूमिन लेवल देखते हैं। पेशेंट विद एट्रियल फिब्रिलेशन शुड हैव थायराइड फंक्शन टेस्ट परफॉर्म्ड। और जिन भी पेशेंट को अगर कोई मसला है, उनको एट्रियल फिब्रिलेशन है। एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब ये है कि जो फिब्रिलेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारे साथ राइट एट्रियम है, तो राइट एट्रियम के अंदर, सिर्फ राइट एट्रियम के अंदर उसके कुछ मसल्स जो है उसमें रिलैक्सेशन हो रही है और कुछ में कंट्रक्शन हो रही है। यानी वो एक साथ उसके मसल रिलैक्स नहीं हो रहे हैं और एक साथ कंट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। छोटे से एरिया में कंट्रक्शन हो रही है, दूसरे एरिया में रिलैक्सेशन हो रही है। तो इस कंडीशन को कहते हैं फिब्रिलेशन। तो एट्रियल फिब्रिलेशन अगर हो रही है, इसका पता चला कि एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो फिर उसका थायराइड फंक्शन टेस्ट भी लाजमी है। थायराइड फंक्शन टेस्ट भी करना है। थायराइड फंक्शन टेस्ट क्यों करना है? क्योंकि जो 2 कंडीशन होती है थायराइड से रिलेटेड, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। तो इन दोनों में क्या होता है, जब हाइपोथायरॉयडिज्म होती है तो थायराइड हार्मोन इनसफिशिएंट होते हैं, जिसकी वजह से हाइपोमेटाबॉलिक स्टेट होती है और सही तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं होती, तो हाइपरलिपिडीमिया होती है। लिपिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है बॉडी में, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर एरिथमियाज होती है, वेंट्रिकल्स में एरिथमियाज होती है। और अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है, एक्सेस थायराइड हार्मोन है, तो इसकी वजह से एट्रियाज में एरिथमियाज होती है। एट्रियाज में फिर सही तरीके से कंट्रक्शन रिलैक्सेशन नहीं होती, वो बढ़ जाती हैं। तो इन दोनों की वजह से क्या होता है, हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर काज हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे जब एट्रियल फिब्रिलेशन को देखा जाता है तो फिर थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं। एंड बी टाइप नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड, और ये जो बी टाइप नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड है, इसके लिए भी टेस्ट करते हैं। ये एक हार्मोन होता है। बी टाइप का मतलब ये है ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ये एक ऐसी हार्मोन होती है जो कि वेंट्रिकल्स में, जो हार्ट के वेंट्रिकल्स के जो मसल्स है, वो इसको सिक्रीट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा हार्ट है उसमें एट्रियम से भी एक हार्मोन बनती है और वेंट्रिकल से भी एक हार्मोन बनती है। जो एट्रियम से हार्मोन बनती है उसे हम एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड कहते हैं, और जो वेंट्रिकल से बनती है इसको हम ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको क्यों हम ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड कहते हैं। तो इसको इसलिए हम ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड कहते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम एक जो पिग होते हैं, पिग के ब्रेन में ये फाइंड आउट हुआ था। फर्स्ट टाइम पिग के ब्रेन में ये फाइंड आउट हुआ था, इस वजह से इसको ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड कहा जाता है। क्योंकि उससे पहले एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड मौजूद था। इसके बारे में सबको पता था कि हार्ट के एट्रियम से एक हार्मोन रिलीज होती है जो कि एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड है, जिसका काम ये होता है कि वो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करे और कार्डियक हाइपरट्रोफी होने से बचाए। ब्लड प्रेशर को वो रिड्यूस इसलिए करता है कि नेट्रियूरेसिस करता है, सोडियम को निकाल देता है यूरिन के थ्रू, तो फिर ब्लड प्रेशर कम हो जाती है। इसके बारे में पता था। लेकिन जो BPN है, जो ब्रेन BNP जो है, ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड, इसके बारे में पता नहीं था। तो फिर पता नहीं था किसी को, और फर्स्ट टाइम ये पिग के ब्रेन में पाया गया, तो वो लोग समझ रहे थे कि शायद इसे ब्रेन प्रोड्यूस करती है। इस वजह से इसका नाम उस टाइम ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड रखा गया था। लेकिन बाद में पता चला कि ये भी वेंट्रिकल में पैदा होती है। हार्ट के अंदर वेंट्रिकल्स के मसल्स को पैदा करते हैं और इसका काम होता है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के फाइब्रोसिस वगैरह से वेंट्रिकल्स की प्रोटेक्शन करें। अब यहाँ पे हार्ट फेलियर के दौरान हम क्यों ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड के लिए हम टेस्ट करते हैं।
तो इसकी जो हाई लेवल है, जब ब्लड में ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड की लेवल हाई आती है तो इसका मतलब ये है कि हार्ट सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा, क्योंकि नॉर्मली जब हार्ट सही तरीके से फंक्शन करती है तो ब्लड में ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड की लेवल मौजूद नहीं होती, हाई नहीं होती। जब हाई होती है तो उसकी ये इंडिकेटर है कि हार्ट सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है, इसीलिए इसके लिए हम टेस्ट करते हैं। द गोल ऑफ ट्रीटमेंट आर टू डिक्रीज कार्डियक वर्कलोड। अब देखिए, अब ट्रीटमेंट की बात आ गई। अब हम कार्डियक फेलियर के लिए जब ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारा गोल क्या होगा कि हम कार्डियक पे, हार्ट पे जो वर्कलोड है उसको डिक्रीज करें, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड कंट्रैक्टिलिटी। हम कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर सके और हार्ट की जो कंट्रैक्टिलिटी है उसको भी इंक्रीज कर सके। डिक्रीज फ्लूइड एंड सोडियम रिटेंशन, सोडियम और फ्लूइड की जो रिटेंशन हो रही है बॉडी में उसको हम डिक्रीज कर सके। और डिक्रीज वेनस कंजेशन, और जो वेनस कंजेशन बॉडी में हो रही है, पेरिफेरी में जो एडिमा हो रही है, इसको भी हम डिक्रीज कर सके। ये हमारे गोल होते हैं। एक्टिविटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू डिक्रीज कार्डियक वर्कलोड। अब इनको गोल को अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, कार्डियक वर्कलोड को डिक्रीज करने के लिए एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, एक्टिविटी कम करेंगे, रेस्ट में रखेंगे पेशेंट को। ऑक्सीजन में भी एडमिनिस्टर टू काउंटरैक्ट डीसेचुरेशन। अब बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की सेचुरेशन कम हुई है, डिक्रीज हुई है, इसको हम ओवरकम करने के लिए, काउंटरैक्ट करने के लिए ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे। ड्रग थेरेपी इंक्लूड एसी इनहिबिटर्स। अब देखिए, एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स जो ड्रग है, ड्रग थेरेपी में ये ड्रग यूज़ किए जाते हैं। दे कॉर्नस्टोन ऑफ थेरेपी, ये सबसे अहम थेरेपी होती है। इससे क्या होता है, इससे होता क्या है, ये सबसे अहम थेरेपी इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से आफ्टर लोड डिक्रीज़ होती है। जब आफ्टर लोड डिक्रीज़ होगी तो हार्ट पे जो वर्क लोड है वो भी डिक्रीज़ होगी। इसीलिए ऐसी इनहिबिटर्स जो है वो इनको कहा जाता है काउंटर स्टोन ऑफ थेरेपी। ए डायूरेटिक टू डिक्रीज प्री लोड एंड आफ्टर लोड, डायूरेटिक्स के थ्रू भी हम प्री लोड को और आफ्टर लोड को दोनों को हम डिक्रीज कर सकते हैं। डिजॉक्सिन टू इंक्रीज कंट्रैक्टिलिटी एंड कार्डियक एफिशिएंसी, हार्ट की जो इफेक्टिव वर्किंग है और उसकी कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए डिजॉक्सिन हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा डिक्रीज हार्ट रेट, और डिजॉक्सिन की एक खासियत ये होती है कि ये हार्ट रेट को डिक्रीज़ करती है, क्योंकि ट्रैकिकार्डिया हुआ होता है हार्ट फेलियर में जो कि ख़तरनाक है। तो ये जो डिजॉक्सिन है ये हार्ट रेट को कम करती है, जो कंडक्शन वाला उसका वो जो निज़ाम है उसको थोड़ा कम करती है, यानी नेगेटिव क्रोनोट्रोप है, और पॉजिटिव आइनोट्रोप है, कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डिमांड कम होती है और उसकी जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ होती है। एंड बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर टू रिड्यूस हार्ट रेट एंड मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन। अब देखिए, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर भी हम देते हैं ताकि हम हार्ट रेट को रिड्यूस कर सके और मायोकार्डियल जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है उसको भी हम रिड्यूस कर सकें। तो जितना ऑक्सीजन कंजम्पशन रिड्यूस होगा उतना उसकी डिमांड कम होगी, तो हार्ट पे बोझ उतना नहीं पड़ेगा। डायूरेटिक एंड वेजोडाइलेटर शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट विद डायस्टोलिक डिसफंक्शन बिकॉज दे मे नॉट एबल टू टॉलरेट रिड्यूस ब्लड प्रेशर एंड रिड्यूस वॉल्यूम। अब देखिए, जिन पेशेंट में डायस्टोलिक डिसफंक्शन है, जिनमें रिलैक्सेशन की जो एबिलिटी है उसमें मसला आ गया है, तो उसमें हम वेजोडाइलेटर नहीं देंगे, उसमें हम डायूरेटिक्स भी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? जब हम देंगे तो ये जो इसकी वजह से रिड्यूस वॉल्यूम और रिड्यूस ब्लड प्रेशर की जो दो चीज़ें हैं, दो ख़तरे हैं, तो इसको वो टॉलरेट नहीं कर सकते वो लोग, क्योंकि उनमें मसला अलग होता है। उनमें जो रिलैक्सेशन की मसले है वो रिलैक्सेशन सही तरीके से नहीं हो पाती, इस वजह से उसमें हम वेजोडाइलेटर अवॉइड करते हैं, डायूरेटिक्स भी अवॉइड करते हैं। क्योंकि अगर डायूरेटिक्स हमने दे दिया, वेजोडाइलेटर हमने दे दिया, तो हाइपोटेंशन काज होगी। हाइपोटेंशन जब काज होगी तो फिर डायस्टोल की जो उनकी जो एबिलिटी, जो उसकी डिसफंक्शन थी वो और बढ़ जाएगी, वो सही तरीके से रिलैक्सेशन नहीं कर पाएंगे। Other drugs that may be useful in treating heart failure include vasodilators such as hydralazine। अब ये दूसरे ड्रग जो कि हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए एज ए वेजोडाइलेटर यूज़ होते हैं, उनमें हाइड्रेलेजीन है, कंबाइन विद नाइट्रेट, कभी कभार नाइट्रेट्स के साथ भी कंबाइन किया जाता है, जैसे कि आइसोसर्बाइट है। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स है, अगर एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर को ब्लॉक किया गया तो ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगी। इन पेशेंट हु कैन नॉट टॉलरेट एसी इनहिबिटर्स, अगर पेशेंट कोई एसी इनहिबिटर्स टॉलरेट नहीं कर पा रहा तो उसमें एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर हम देंगे, इससे ब्लड प्रेशर कम होगी तो आफ्टर लोड भी कम होगी। और
नेसरीटाइट ये अब नेसरीटाइट जो है ये क्या है, ए ह्यूमन बी टाइप नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड। देखिए ये अब टू ऑगमेंट डायूरेसिस एंड डिक्रीज आफ्टर लोड, ये नेसरीटाइट जो है ये एक ड्रग है। इसमें जिस तरह जो ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन के अंदर जो ब्रेन नेट्यूरेटिक पेप्टाइड होती है उसका फंक्शन जो है ये भी सेम उसी की तरह फंक्शन करती है। ये वेंट्रिकल्स की प्रोटेक्शन करती है और डायूरेसिस काज करती है, नेट्रियूरेसिस काज करती है, सोडियम को यूरिन में ये बाहर भेज देती है। तो इससे क्या होता है, आफ्टर लोड डिक्रीज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होती है, जिससे आफ्टर लोड डिक्रीज़ होती है। पेशेंट विद एक्यूट पल्मोनरी एडिमा मे आल्सो बी ट्रीटेड विद नाइट्रोग्लाइसरीन IV, मॉर्फिन सल्फेट, ऑक्सीजन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन। अब जो पेशेंट पल्मोनरी एडिमा जिनको है इनको हम नाइट्रोग्लाइसरीन IV लगा सकते हैं, मॉर्फिन सल्फेट लगा सकते हैं, या फिर साथ में हम ऑक्सीजन और मैकेनिकल वेंटिलेटर पे उनको रख सकते हैं। इससे यहाँ पे मॉर्फिन सल्फेट के यूज़ करने का पर्पस है एडिमा को रिड्यूस करना। मॉर्फिन सल्फेट का मेजर फंक्शन है कि वो एडिमा को रिड्यूस करता है। साथ में हम ऑक्सीजन भी लगा लेते हैं या फिर मैकेनिकल वेंटिलेटर पे छोड़ देते हैं। इफ़ द पेशेंट हैज़ हाई आउटपुट फेल्यूर करेक्ट द अंडरलाइनिंग काज, अगर पेशेंट को कोई ऐसी कंडीशन है बॉडी के अंदर, यानी वो मैंने आप लोगों को समझाया था पिछली वीडियो लेक्चर में कि वो हाई आउटपुट स्टेट होती है, जैसा कि एनीमिया है, प्रेगनेंसी है, उसमें आउटपुट कार्डिक आउटपुट हाई करना पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट कार्डिक आउटपुट हाई करते करते फेल हो जाती है। तो अगर ऐसा कोई मसला है तो फिर हमने वो जो अंडरलाइनिंग काज है उसको ट्रीट करना है। उसको जब हम करेक्ट करेंगे तो ये खुद ब खुद करेक्ट हो जाएगी। अब नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या है, आप लोगों की जिम्मेदारियां क्या है, आप लोग क्या करेंगे हार्ट फेल्यूर के पेशेंट के लिए। तो आप लोग मॉनिटर द पेशेंट फॉर कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेल्यूर के जो कॉमन साइन सिम्टम्स है उनके लिए आप मॉनिटर करेंगे, जैसा कि चेस्ट डिस्कम्फर्ट है या नहीं उसके लिए मॉनिटर करेंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है या नहीं उसके लिए मॉनिटर करेंगे, जो पेरोक्सोस्मल नॉक्टर्नल डिस्पनिया है उसका पूछेंगे आप पेशेंट से कि किस तरह रात के वक्त सोते हुए कोई डिस्पनिया तो नहीं होती है, सांस लेने में तकलीफ तो नहीं होती है, ये चीज़ें। आल्सो वॉच फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्यूर, आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड हार्ट फेल्यूर के कोई साइन सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, जैसा कि एंजाइटी तो नहीं हो रही है और तिपनिया तो नहीं हो रही है और एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड्स तो नहीं आ रहे हैं, ये चीज़ें देखेंगे। Monitor for sound and symptoms of right-sided heart failure such as jugular vein distension, hepatomegaly, splenomegaly, peripheral edema and bounding peripheral pulses। ये सारी चीज़ें जो हमने एक्सप्लेन किए हैं कि क्यों होते हैं। तो अगर है तो आप लोग समझेंगे कि राइट साइड हार्ट फेल्यूर है, कि अगर जुगुलर वेन की डिस्टंक्शन हो रही है, स्प्लिनोमेगेली आ रही है, हेपेटोमेगेली आ रही है, पेरिफेरल एडिमा आपको दिखाई दे रही है, पल्सेस जो है वो बाउंडिंग पल्स हैं, तो इस सब चीज़ों से आप इसका पता लगा सकते हो, इसीलिए आप ये चीज़ें देखते हो। इनकरेज बेड रेस्ट इन सेमी फॉर्मुलर पोजीशन फॉर इजी ऑफ ब्रीथिंग, इजी तरीके से ब्रीथ करने के लिए, क्योंकि ब्रीथिंग में मसला आती है, तो इजी तरीके से सुकून से ब्रीथिंग करने के लिए सेमी फॉर्मुलर पोजीशन में पेशेंट को हम बिठाएंगे। प्रोवाइड रेस्ट इंटरवल बिटवीन पीरियड्स ऑफ एक्टिविटी, अगर पीरियड्स ऑफ एक्टिविटी है तो उसमें हम ये बताएंगे कि रेस्ट इंटरवल्स करने हैं, इसमें रेस्ट ज़रूर लेना है। रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड एज प्रिस्क्राइब, जिस तरीके से फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शन प्रिस्क्राइब की गई है उसी तरीके से हम फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शन करेंगे, क्योंकि फ्लूइड अगर हम रिस्ट्रिक्शन नहीं करते है तो एडिमा और बढ़ जाएगी बॉडी के अंदर, इस वजह से। एडमिनिस्टर मेडिकेशन इज प्रिस्क्राइब, जिस तरीके से मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किए गए हैं उसी तरीके से एडमिनिस्टर करेंगे। मॉनिटर फॉर देयर थेरापेटिक एंड एडवर्स इफेक्ट, और फिर देखेंगे कि उनकी थेरापेटिक इफेक्ट कैसे हो रही है और उसकी कहीं एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं, इन सबको हम देखेंगे। मॉनिटर फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट, फ्लूइड इनटेक और आउटपुट दोनों को मेयर करेंगे। ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे जितना प्रिस्क्राइब है उतना। मॉनिटर वाइटल साइन केयरफुली, आप लोग उसके वाइटल साइन केयरफुली मॉनिटर करेंगे, स्पेशली व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग वेजोएक्टिव ड्रग्स, स्पेशली उस टाइम जब आप वेजोएक्टिव ड्रग्स दे रहे हो। जब भी हार्ट फेलियर होती है तो उस टाइम ब्लड प्रेशर उनकी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, तो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए हम वेजोएक्टिव ड्रग देते हैं ताकि उनका हार्ट पे कोई इफेक्ट ना हो और वो ब्लड वेजल पे इफेक्ट करके ब्लड वेजल की कंस्ट्रक्शन काज करके वो ब्लड प्रेशर को थोड़ा जो है वो इंक्रीज़ कर सके। तो उसमें हम ये जो वेजोएक्टिव ड्रग्स है कॉमनली FDA अप्रूवल, उसमें एपिनेफ्रीन है, नारएपिनेफ्रीन है, फिनाइल इफ्रीन है और वेजोप्रेसिन है।
तो ये जब एडमिनिस्टर करते हैं तो उस टाइम तो ज़रूर वाइटल साइन हमने चेक करनी है। अगर वर्सन की तरफ जा रहा है तो फिर स्टॉप करनी है। फिर लिखा है चेक द पेशेंट वेट डेली, वेट को डेली चेक करना है ताकि फ्लूइड की रिटेंशन का हमें पता चल सके कि किस मकदार से फ्लूइड की रिटेंशन हो रही है। इसके अलावा लिखा है फ्रिक्वेंट एसेस फॉर कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी साइन ऑफ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर की जो कार्डियक और रेस्पिरेटरी साइन होती है उनको हमने सही तरीके से फ्रिक्वेंटली एसेस करनी है, बार बार। नोट चेंजेस इन सजेस्ट वर्सनिंग ऑफ द हार्ट फेलियर और फ्लूइड इम्बैलेंस। अगर हार्ट फेलियर की कोई वर्सनिंग हो रही है, कोई फ्लूइड इम्बैलेंस आ रही है तो हमने चेंज कर उसको नोट करके, उस चेंज को नोट करके फिर बताना है फिजिशियन को। एक्सप्लेन प्रोसीजर एंड प्रोवाइड रीएश्योरेंस टू डिक्रीज पेशेंट एंड फैमिली एंजाइटी। हमने क्या करना है, हमने प्रोसीजर जो प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में पेशेंट को रीएश्योरेंस प्रोवाइड करनी है, रीएश्योर करनी है, उसको एक्सप्लेन करनी है। इससे जो पेशेंट और फैमिली की जो एंजाइटी है वो कुछ हद तक रिड्यूस हो सकती है। Teach the patient and family about medication and the importance of careful management of fluid, sodium intake and weight. पेशेंट को मेडिकेशंस के बारे में बताएंगे, उनके यूज़ के बारे में, और फिर जो इम्पोर्टेंस है कि फ्लूइड को मैनेज करना, सोडियम के इंटेक को मैनेज करना और वेट को मैनेज करना, इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस कितनी है, किस हद तक इनकी इम्पोर्टेंस है, ये हमने पेशेंट को समझानी है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये कंप्लीट हो चुका हार्ट फेलियर जो कि डिजीज़ नंबर 2 था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। इसके बाद डिजीज़ नंबर 3 हाइपरटेंशन हम पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, किसी एरिया में समझ नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।